प्यार हो तो ऐसा। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। रेणुका उस छोटे से मंदिर के आगे बैठी थी और धूप बत्ती लगाकर आरती कर रही थी। भीमा ने कहा, मेम साहब, तो आप बजा रही थी घंटी? हाँ, तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। अच्छा है कि तुमने यही छोटा सा मंदिर बना रखा है। मुझे सुबह सवेरे भगवान की आरती करना पसंद है। बना तो रखा है पर मुश्किल से कभी ही इसमें धूप लगाता हूँ। आज बड़े दिनों बाद इसमें धूप बत्ती लगाई है आपने। अब से रोज लगेगी धूप बत्ती इसमें। चलो उठो और नहा धो लो, रेणुका ने मंदिर के आगे से उठते हुए कहा। आप नहा ली क्या? क्यों, क्या फिर से पर्दा उठाकर देखना था तुम्हें? नहीं नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, नहा ली हूँ मैं। नहा कर ही धूप बत्ती की जाती है, पता नहीं क्या ये तुम्हें? ओह हाँ, ये तो पता है। ही भीमा हंसते हुए अपनी चटाई से उठता है और बाहर आ जाता है। रेणुका चूल्हे पर रात की ही तरह नाश्ता तैयार करती है। एक बहुत ही सुंदर सा रिश्ता बनता जा रहा है भीमा और रेणुका के बीच। नाश्ता करने के बाद भीमा कहता है, मेम साहब, मुझे जाना होगा अभी। रेणुका ने पूछा, कहाँ जाना होगा? मुझे स्वामी जी की चिंता हो रही है, पता नहीं उन्हें होश आया है या नहीं, जाकर देख आता हूँ। हाँ, तुम देख आओ, मैं भी उनके बारे में जानना चाहती हूँ। ओह हाँ, आप कह रही थी कि आज शादी करेंगे। तुम हो आओ पहले, फिर देखते हैं। शादी तो हम कर ही लेंगे। वही मैं भी कह रहा था, आज ही आज सब मुमकिन नहीं होगा। रेणुका ने कहा, तुम हो आओ पहले, फिर देखते हैं। भीमा प्रेम की हालत जानने के लिए उसके घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ लोग दिखाई दिए। वो कुछ बातें करते जा रहे थे जो कि भीमा ने सुन ली। बड़ा बुरा हुआ ठाकुर के साथ। एक एक करके सब चले गए हवेली से। बड़ी मनहूस हवेली है। हाँ भाई, अब तो उस तरफ जाते हुए भी डर लगेगा। भीमा ने उन्हें रोका और पूछा, क्या हुआ हवेली में भाई? ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह चल बसे। अब हवेली बिल्कुल सुनसान हो गई है। लोग बातें करते करते आगे निकल गए। भीमा वहीं खड़ा खड़ा गहरी चिंता में खो गया। अब कुछ दिन हम शादी नहीं कर पाएंगे, ऐसे में शादी करना ठीक नहीं रहेगा। चलकर स्वामी जी को देखता हूँ पहले, फिर घर जाकर ये बात बताऊंगा मेम साहब को। भीमा प्रेम के घर पहुँचता है। घर के बाहर ही उसे केशव पंडित मिल जाता है। केशव पंडित ने कहा, क्या करने आए हो यहाँ? मुझे पोंगा पंडित बोल के गए थे कल। हाँ, छोड़िए ये सब पंडित जी, मैं आपसे किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। आप ठहरे ज्ञानी पंडित और मैं ठहरा मूर्ख अज्ञानी। मैं तो यहाँ स्वामी जी का हाल चाल जानने के लिए आया हूँ। ठीक है, वो अब होश आ गया था उसे, सुबह अभी दवाई लेकर लेता है। क्या मैं मिल सकता हूँ स्वामी जी से? मेरे घर में तो तुम्हें घुसने नहीं दूंगा मैं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ तो अच्छा है। मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि यही होना है। तुम सच में पोंगे पंडित हो। तुम्हारे जैसा धूर्त पंडित मैंने आज तक नहीं देखा। केशव पंडित चिल्लाया, दफा हो जाओ यहाँ से। जाता हूँ, स्वामी जी के कारण चुप हूँ, वरना अभी पटक देता तुम्हें। हाँ। भीमा वहाँ से चल देता है। भीमा वापस अपने घर आ जाता है। रेणुका ने पूछा, कैसे है स्वामी जी? वो तो ठीक है, लेकिन ठाकुर साहिब चल बसे। क्या, कब हुआ ये सब? रेणुका का मुंह खुला का खुला रह गया। वो तो नहीं पता, लेकिन अब हम थोड़े दिन शादी नहीं कर पाएंगे मेम साहब। कोई बात नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शादी तो हमारी हो ही जाएगी देर सवेर। एक तरह से ठाकुर का साम्राज्य गांव से खत्म हो चुका था। ये बात रेणुका और भीमा के लिए भी अच्छी थी और मदन और वर्षा के लिए भी, वरना बहुत दिक्कत आ सकती थी उन्हें। इधर साधना अभी तक बिस्तर पर पड़ी थी। उठना बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए। सारी रात नींद तो आई नहीं थी, बहुत ज्यादा थकी हुई थी। क्या बात है साधना, आज कुछ खाने को नहीं दोगी क्या? गुलाब चंद ने पूछा। साधना धीरे से बिस्तर से उठती है और कहती है, अभी तैयार करती हूँ पिताजी। बात क्या है, बहुत थकी थकी सी लग रही है तू? कुछ नहीं पिताजी, बस यूं ही। बहुत भूख लगी है मुझे, बस अभी लाती हूँ पिताजी, आप बैठिए। साधना अपने पिता के लिए तो खाना बना देती है, लेकिन वो अब भी खुद कुछ नहीं खाती। कुछ भी खाने का मन ही नहीं है उसका। प्यार का घाव कुछ ऐसा ही होता है,
जख्म भरने में कुछ वक्त तो लगता ही है। वक्त के साथ साथ साधना संभलने लगती है। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत जाता है। अब जबकि गांव में ठाकुर की सत्ता खत्म हो चुकी थी तो मदन वर्षा को लेकर अपने घर ही आ गया। तो तुम हो साधना, बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारे भैया, तुम्हारी नजर ना लग जाए मेरी, तुम्हें बहुत सुंदर हो तुम तो। साधना वर्षा की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं भी आपको पहली बार देख रही हूँ। भैया रहते तो थे खोए खोए, पर ये नहीं पता था कि आपके प्यार में खोए हैं। भगवान आपके प्यार को सलामत रखे। वर्षा ने कहा, मैंने सुना कि तुमने उस दरिंदे पिशाच को मार दिया, कैसे किया तुमने ये सब? साधना ने कहा, मुझे खुद नहीं पता, बस हो गया। ये तो साधना के प्यार की ताकत थी जिसने प्रेम को बचा लिया। इसको किसी को समझाया नहीं जा सका था। मदन ने साधना को बाहों में भर लिया और बोला, बड़ी अनोखी है मेरी बहना, ये कुछ भी कर सकती है। वर्षा बहन भाई का प्यार देखकर मुस्कुरा पड़ती है। साधना ने पूछा, कब शादी कर रहे हो आप दोनों? मदन ने कहा, जब तुम कहोगी साधना, बताओ कब करें, सारी तैयारी तो तुम्हें ही करनी है। मैं आप दोनों के साथ हूँ भैया, बहुत खुश हूँ मैं आप दोनों के लिए, जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगी। अभी शादी नहीं कर सकते हम कुछ दिन, ठाकुर साहिब का निधन हुआ है अभी अभी। वर्षा भी थोड़ा गम में है, थोड़ा रुक कर करेंगे, लेकिन तब तक वर्षा यही रहेगी तुम्हारे साथ। बिल्कुल रहे यही, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी बहुत अकेली महसूस करती हूँ मैं यहाँ। साधना ने कहा, मैं चाय लाती हूँ। साधना चाय लेने चली गई। साधना के जाते ही मदन ने वर्षा को बाहों में भर लिया। मदन ने कहा, आज रात अपने घर में मजे करेंगे, शादी होने तक तुम्हें पास भी नहीं फटकने दूंगी मैं। अब वहाँ किशोर के घर तुम्हारा मन नहीं भरा, रोज रात को मुझे परेशान करते थे। क्या करूँ, मेरा दिल ही नहीं भरता तुमसे। जितनी बार तुम में समाता हूँ और इच्छा होती है, शायद प्यार ऐसा ही जादू करता है। अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला जनाब, वैसे भी मैं यहाँ साधना के साथ लेटूंगी, तुम्हारे साथ नहीं। क्यों, पागल हो क्या? शादी से पहले सबके सामने अच्छा लगेगा क्या? सब सो जाएंगे तभी तो प्यार करेंगे हम। तुम भी कैसी बात करती हो? वैसे भी कुछ दिनों से तो तुम गम में डूबी हो, कहाँ नजदीक आने दिया तुमने मुझे। साधना कमरे में आती है तो मदन और वर्षा को देखकर खांसती है। ओह ओह, चाय तैयार है। मदन फौरन वर्षा को अपनी बाहों से आजाद कर देता है। वर्षा मदन को चुटकी काटती है। करा दी ना मेरी बेइज्जती तुमने, क्या सोचेगी साधना? वर्षा ने धीरे से कहा। साधना ने ये सुन लिया, मैं कुछ नहीं सोचूंगी भाभी, गलती मेरी ही थी, मैं बिना दरवाजा खड़काए अंदर आ गई। मैं कुछ खाने को बनाती हूँ, आप दोनों तब तक बातें करो। हाँ साधना, बहुत अच्छा सा खाना बना दे, आज पहली बार आई है वर्षा घर, इसको पता चलना चाहिए कि मेरी बहना बहुत अच्छा खाना बनाती है। साधना मुस्कुराते हुए बाहर आ जाती है और चूल्हा तैयार करती है। बहुत बिजी रखती है वो खुद को घर के काम काज में, लेकिन फिर भी रह रहकर प्रेम की याद आ ही जाती है। प्रेम अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब वो गांव से जाने की तैयारी में है। केशव पंडित उसे रोकने की कोशिश तो करता है पर वो नहीं मानता। मुझे मेरे गुरु के पास जाना होगा पिताजी, आपको पता ही है कि मैंने संन्यास ले लिया है। यहाँ मेरे अध्यात्म का विकास नहीं हो पाएगा, तरह तरह के भटकाव हैं यहाँ। जब से यहाँ आया हूँ क्रोध, घृणा, पता नहीं क्या क्या आ गया है मेरे अंदर। यहाँ थोड़े दिन और रुका तो मेरा आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, रोकूंगा नहीं तुम्हें, लेकिन कभी कभी अपने बूढ़े बाप को देखने आते रहना। अकेला हूँ यहाँ, तेरे सिवा मेरा कौन है? आता रहूंगा पिताजी, जरूर आता रहूंगा, ये भी क्या कोई कहने की बात है। प्रेम घर से बाहर निकलता है और चारों तरफ देखता है। भगवान इस गांव में सुख शांति बनाए रखे। पिताजी ठीक है, मैं चलता हूँ, सफर थोड़ा लंबा है, मुझे अभी निकलना होगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। प्रेम चलने लगता है, लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है, स्वामी जी। प्रेम मुड़कर देखता है, भीमा कहाँ थे तुम? मिलने भी नहीं आए एक बार भी। भीमा दौड़कर प्रेम के पास आता है और कहता है, आया था स्वामी जी, लेकिन मुझे आपसे मिलने नहीं दिया गया। केशव पंडित ने कहा, जाओ बेटा, तुम्हें देर हो रही है, इन गांव वालों से इतना मोह मत लगो।
कैसी बात करते हैं आप पिताजी, ये सब अच्छा नहीं लगता मुझे। प्रेम ने कहा, हाँ भीमा बताओ कैसे हो तुम, अब तो गांव में शांति है ना। कह नहीं सकता स्वामी जी, बहुत खुशी हुई आपको बिल्कुल ठीक ठाक देखकर। रही गांव की बात जिसमें देवी समान साधना रहती हो, वहाँ अशांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। प्रेम ने हैरानी में पूछा, ये क्या बोल रहे हो, साधना ने क्या कर दिया ऐसा? क्या आपको पंडित जी ने कुछ बताया नहीं? ये तो धूर्त पने की हद पार कर दी पंडित जी ने। केशव पंडित ने कहा, बेटा तुम जाओ यहाँ से, ये पागलों जैसी बातें कर रहा है। रुकिए पिताजी, भीमा ये सब क्या है, कहना क्या चाहते हो तुम? स्वामी जी, पिशाच आपको जंगल में उठा ले गया था। गांव के सारे लोग घरों में घुस गए थे, किसी ने कोई मदद नहीं की। आपके पिता श्री भी कुछ करने का विचार नहीं रखते थे, इन्होंने तो आपको मरा मान लिया था। केशव पंडित बीच में बोल पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम ये झूठ बोल रहा है। रुकिए पिताजी, कहने दीजिए इसे, प्रेम बहुत उत्सुक था सब कुछ जानने के लिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा स्वामी जी, झूठ बोलकर मुझे क्या कोई इनाम मिलेगा? स्वामी जी, ये तो साधना थी जिसने हिम्मत नहीं हारी थी, उसी ने पंडित जी से प्रार्थना करके कुछ उपाय पूछा। इन्होंने बताया कि भोलेनाथ के त्रिशूल से खात्मा हो सकता है पिशाच का। बस फिर क्या था, साधना त्रिशूल लेकर अकेली ही निकल पड़ी जंगल की ओर। केशव पंडित गुस्से में बोला, मैं नहीं गया था क्या? आपने तो और मुसीबत ही बढ़ाई थी, रास्ते पर ढोता रहा मैं आपको। साधना अकेली रह गई थी, आपके साथ होने की बजाय मुझे साधना के साथ होना चाहिए था। प्रेम ने कहा, हाँ आगे बताओ फिर क्या हुआ? स्वामी जी, पता नहीं साधना ने कैसे किया ये सब, लेकिन वो जंगल में पिशाच के ठिकाने तक पहुंच ही गई। न केवल उसने पिशाच को मारा बल्कि अपनी पीठ पर ढोकर आपको गांव तक लाई, सीधा वैद्य के पास ले गई थी वो आपको। मुझे तो साधना किसी देवी से कम नहीं लगी, ऐसा काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। पूरी कहानी सुनकर प्रेम की आंखें भर आईं और उसके आंसू टपकने लगे। प्रेम की आंखों में आंसू देखकर भीमा ने पूछा, क्या हुआ स्वामी जी, आपकी आंखों में आंसू, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं भीमा, तुमने बहुत अच्छा किया जो ये मुझे बता दिया, मैं तो खुद पे रो रहा हूँ। साधना सही कहती थी, इतना भी ऊपर नहीं उठा मैं, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है मुझसे। भीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। समझता भी कैसे, उसे बिल्कुल नहीं पता था कि प्रेम और साधना के बीच क्या चल रहा है। बेटा तुझे जो समझना है तू समझ, बस इतना ध्यान रखना कि मैं तेरा पिता हूँ और ये गांव वाले तेरे कुछ नहीं लगते। पिताजी बस कुछ और ना कहें, मेरा दिल बहुत व्यथित है। जो पाप मुझसे हुआ है मैं उसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। केशव पंडित ने पूछा, ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा, ऐसा क्या हो गया? भीमा ने भी पूछा, हाँ स्वामी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप लोग नहीं समझेंगे। मुझे अभी साधना से मिलना होगा वरना भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। प्रेम ने कहा और साधना के घर की तरफ चल पड़ा। पागल मत बनो, वो कोई देवी वेवी नहीं है, तुम्हें देर हो जाएगी, कहाँ जा रहे हो? भीमा ने कहा, जाने दो उन्हें पोंगे पंडित, क्यों हमेशा बेकार की बातें करते हो? तू दफा हो जा यहाँ से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मकार कहीं का। हाँ हाँ हाँ, मकारी खुद करते हो और मकार मुझे बोलते हो, पोंगे पंडित, भीमा कहकर चल दिया। केशव दांत भींच कर रह गया। प्रेम जब साधना के घर पहुंचा तो वो अपने घर के बाहर चूल्हे के सामने बैठी खाना बना रही थी। उसकी पीठ प्रेम की ओर थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि प्रेम उसके पीछे खड़ा है। कुछ देर तक प्रेम साधना को चुपचाप खड़े हुए देखता रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि साधना को क्या कहे। स्वामी लोग भी कभी कभी अजीब दुविधा में पड़ जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।